अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट महम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है ऐसे मालूमाती प्रोग्राम जो ना कि सिर्फ आपको एजुकेट करते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे शोबाजात में आपकी हेल्प आउट करते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों से तो काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए। हम बात करने जा रहे हैं कि उर्दू अदब और आज का नौजवान। हम उर्दू लिटरेचर पे बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हम क्यों इससे दूर हो चुके हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर आरिफ अमीन को, जो कि बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर है, लेकिन वो बहुत पैशनेट है उर्दू लिटरेचर के लिए, स्टोरी टेलर हैं, ड्रामेटिक रीडर हैं और इसके अलावा पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महम सुल्तान। आपने आज मुझे मौका दिया बोलने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं और कैसी चल रही हैं एक्टिविटीज? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि बाय प्रोफेशन तो आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो आपका लिटरेचर की तरफ इतना रुझान किस तरह से हुआ? बहुत शुक्रिया। ये मल्टीपल आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं मेरी जिंदगी के, जो हमेशा मेरा पीछा करते हैं, उनमें से एक है। असल में एक चीज होती है, हम इसमें भी डिस्कस करेंगे इसको। उसको कहते हैं आपका इंस्टिंक्ट। आप बाय डिफॉल्ट क्या हैं, आप अंदर से क्या हैं। हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा कैरियर काउंसलिंग नहीं है, आज भी नहीं बिल्कुल। है, पहले और कम थी। अच्छा, तो क्या था कि जी आपने आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है जी, लाजमी आपने डॉक्टर इंजीनियर या बिजनेस की कोई डिग्री लाजमी करनी है, वरना जी आपका कोई मतलब कोई माशरे में मकाम नहीं है। अब वो बच्चे बिल्कुल। का जहन कुछ और होता है, ठीक है जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं एफएससी के बाद जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, बल्कि उससे बहुत अरसा पहले ही मैं लिटरेचर का आदमी था। मुझे ऐसा लगता था मैं आर्ट और लिटरेचर और कल्चर में से किसी जगह पर फिट होने वाली चीज हो सकता हूँ, डॉक्टर बहरहाल नहीं। तो खैर, लेकिन जो लिखा था किस्मत में, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन वो साथ साथ मेरे हमेशा चलता रहा। और मेरे एमबीबीएस के एडमिशन से लेकर आज तक, यानी पिछले कोई 18-20 साल की स्टोरी है। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उर्दू लिटरेचर मेरा ओढ़ना बिछोना ना रहा। जी सर। तो सर टॉपिक की तरफ आते हैं, हम बात करें उर्दू लिटरेचर की। तो बेसिकली लिटरेचर या अदब है क्या? हम किसे कहते हैं कि ये अदब की चीज़ें हैं सारी? अच्छा, इसमें दो सवाल। एक तो बड़ा कह लीजिए मजाहिया जवाब इसका दिया जाता है कि अदब, एक तो बाअदब और बेअदब वाले अदब को हम कहते हैं कि शायद ये अदब है कि जी बड़ों का अदब करना चाहिए, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अच्छा, दूसरी जी। चीज ये है, अदब दरअसल हमारी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात का अगर रिकॉर्ड आप जिसे कहें, मिसाल के तौर पे साहब, एक जंग होती है, ठीक है। जंग होती है, जंग होने के बाद जो मसाइल जंग की वजह से पैदा होते हैं, उनको रकम करना शुरू किया। किसी ने कहानी के अंदाज में, किसी ने नज्म के में, किसी ने नस्र में, तो वो लिटरेचर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें वो सोसाइटी में ऐसी आई जंग की वजह से जो कि मसाइल थी, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जंग की वजह से जो कि इजादात थी। अब दोनों तरफ लिटरेचर की एक कतार शुरू हो जाती है, और ये इस तरीके से चलता। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल लेते हैं साहब, 1947 में पार्टीशन हुआ। अब एक बहुत बड़ा वाक़या है, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा इवेंट है, और हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया। अच्छा, उसमें देख लीजिए किस कदर क्रॉस कल्चरल ये चीजें हुई, जबानें मिक्स हुई, रहन सहन मिक्स हुआ। अच्छा, खाने रेसिपीज मिक्स हुई। मैं बड़ी एक चीज कहा करता हूँ यहाँ, एक बात अर्ज करूं। पार्टीशन के जो सबसे ज्यादा बड़े फायदे हुए हैं ना, उनमें से ये है कि रेसिपीज जो आई गई है ना, इन्होंने बड़ा मजा दिया है। अच्छा, वो जी। वो जो चटखारे हैं वो जबान के भी, वो जो चटखारे हैं वो अदब के भी हैं। अच्छा, अब वो इतना बड़ा
एक कह लीजिए वाकया हुआ, क्या ये जो पार्टीशन का था, अब उसके अंदर जैसे मैंने अर्ज किया, कुछ अच्छी चीजें होती चली गई, कुछ बुरी चीजें होती चली गई। बिल्कुल अब लिखने वालों ने उनको रकम किया, तो वो पार्टीशन का लिटरेचर बनता गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाले जो वाकयात हैं, जिनका हम असर ले रहे हैं, उनको लिखते रहना जो है, वो उसको हम कहते हैं कि साहब ये हमारे माशरे का एक अदब बन रहा है। अच्छा, आजकल मुझे आधा मिनट और दीजिए, शायद मैं इस पर बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आधा मिनट और दीजिएगा। जी जी हम ये सर देखते हैं कि अब आजकल जो है, हम देख रहे हैं कि एक पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं, और हम बारहा देखते हैं कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कोरोना से रिलेटेड शायरी आपको मिल रही है, नस्र आपको मिल रही है, नज्म आपको मिल रही है। तो लिटरेचर बनना शुरू हो गया, गोया उस वाकये से। यहां तक के आप देखिए कि अगर आप लैटिन ग्रीक लिटरेचर को देखिए ना, तो उन्होंने एक चीज को पेंट किया है कि आदम और हव्वा जो हैं, एडम एंड ईव जो हैं, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और लॉस्ट पैराडाइज गालिबन नाम है उसका, उस नज्म का, आजाद नज्म है, और उसमें इसी तरह की बात है कि उन्होंने सेब खाया है, उनकी मित के मुताबिक सेब था। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, आदम और हव्वा का जमीन पर आना एक बहुत बड़ा वाकया है, इससे शायद इससे बड़ा वाकया ही नहीं। तो वो आज हमें किस फॉर्म में मिलता है? आज हमें उस नज्म की सूरत मिलता है कि ऐसा हुआ होगा, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें, इमेजिनेशंस हैं, फिर फर्दर मैजिकल रियलिज्म एक चीज है, वो क्या है उस पर हम देख सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। इंसान से इंसान का राब्ता लफ्ज के बगैर मुमकिन नहीं है। बेशक सर, और अच्छा लफ्ज आपको लिटरेचर और किताब दे सकती है। बिल्कुल तो दूसरी तारीफ अगर आप लिटरेचर की देखें, तो वो इस पर्सपेक्टिव से भी है कि अच्छा लफ्ज, इंसान से इंसान का ताल्लुक लफ्ज के बगैर मुमकिन नहीं है, और अच्छा ताल्लुक चाहते हैं तो अच्छी किताब और अच्छे लिटरेचर से अच्छा लफ्ज मिलेगा, ताकि अच्छा ताल्लुक बने। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अमीन साहब, जो कि पोइट भी हैं, राइटर भी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड या वैसे ही अदब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। आप हमें ज्वाइन करे रखिए, तो इंशाल्लाह लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे। सर, जहाँ पे हमने अदब की बात की, तो अदब को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, कि क्यों पढ़ा जाए? क्या कहने। अच्छा, इस तरह की एक बात हमने इससे पहले कह लीजिए स्पीच जो हम सुन रहे थे, बात सुन रहे थे, उसमें भी थी, लेकिन अब हम इसको इसी तरीके से चलते हैं। अदब पढ़ना क्यों जरूरी है, इस सवाल को सामने रख लेते हैं। अच्छा देखिए, मामला क्या है कि अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी को ले लेते हैं बीच में, आप जानती हैं कि दो तरह के बिहेवियर हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर है, वैसे तो एनिमल का बिहेवियर भी कुछ इसी तरह का है, हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। इंसानी बर्ताव जो है वो दो तरह का है। एक को कहा जाता है जी इन्नेट, जो विरासत में मिला है, जो इनहेरिट किया हुआ होता है हमने। मिसाल के तौर पे एक छोटे से बच्चे का क्या बिहेवियर है कि उसे भूख लगती है तो उसने रोना है, तो इसको किसी ने नहीं सिखाया है, ये वो लेकर आया। इसी तरह बहुत सारी चीजें बिहेवियर्स में से ऐसी हैं। इंसान, हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, यानी हम आर्ट पर बात कर रहे हैं, बट साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो उसको इनेट बिहेवियर हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये इनहेरिट किया है। एक और तरह का बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है, उसे हम कहते हैं जो मुस्तार लिया गया हो, एक्वायर्ड। एक वर्ड बड़ा चल भी रहा है आजकल, वो एक्वायर्ड बिहेवियर भी एक होता है। साइकोलॉजी के लोग बैठे हों, मुमकिन है सुन रहे हों, और वो मुझे दुरुस्त भी करें, या अगर वो कमेंट करना चाहें तो इस पर कमेंट करें। अच्छा, ये जो एक्वायर्ड बिहेवियर होता है ना जी, ये आपकी शख्सियत बनाता है। जो आपका बिहेवियर विरासत में मिला बिहेवियर है, वो आपकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए कुदरत ने आप में रख दिया, लेकिन आपने लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है ये बताएगा वो बिहेवियर, वो डाटा जो आप रिसीव कर रहे हैं पैदा होने के बाद।
वो शख्सियत बनाएगा आपकी, अच्छी बुरी, ठीक है जी। वो किस तरह की, हम जानते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम आपस में बात कर रहे होते हैं, यार इससे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, अच्छा उसने कुछ कहा भी नहीं होता, मतलब उसने उसने हमें कुछ भी नहीं कहा होता है, लेकिन लेकिन हमें लगता है यार नहीं, गट फीलिंग अच्छी नहीं है इस शख्स के बारे में, आई डोंट नो क्यों। प्रॉब्लम क्या है कि बिहेव पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में जो जो आपका एक्वायर्ड बिहेवियर है उसका इतना बड़ा रोल है कि वो सारी उम्र कब्र तक आपके साथ चलता है। और उसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप अच्छे लोगों से मिलें और अच्छा पढ़ें। अच्छा, अब हम अच्छे लोगों से मिलने वाला मामला एक अलग है, बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम अच्छा जी पढ़ें की तरफ आ रहे हैं। अब आपका सवाल भी आपके सामने है, अदब क्यों पढ़ना चाहिए? क्या हमें बायोलॉजी का एक लेसन, एक चैप्टर वो वाइब्स दे सकता है क्या, जिसकी अभी बात की कि इस बंदे से गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है? या एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर दे सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। हमें अदब का एक पारा, एक अदब पारा, एक नज्म, एक गजल, एक अच्छा लिखा हुआ लिटरेचर, वो एक्वायर्ड बिहेवियर को डेवलप करेगा, हमारी पर्सनैलिटी को बनाना। और हम जानते हैं उर्दू, उर्दू के बारे में तो कहा जाता है प्यार करने वालों की जबान है जी, मोहब्बत करने वालों की जबान है जी। उर्दू के जी बारे में सर। तो कहा जाता है। आप देखिए उर्दू, जैसे ही आप उर्दू बोलना शुरू करते हैं आपके अंदर एक तमीज, एक आदाब, एक तस्लीम आना शुरू हो जाती है, एक अंदाज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जबान सिर्फ जबान नहीं होती है, जबान के पीछे पूरी साइंस है, पूरी सदियों का सफर है, जो कि अस्सलाम वालेकुम से लेके आदाब अर्ज तक का सफर होता है, जो तस्लीम तक का सफर होता है, जो कि आपको इस तरीके से मूव भी करवा सकता है, जबकि जैसे ही आप अंग्रेजी में आएंगे आप एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे और आप इस तरह से देखना शुरू, यस ओके। तो इसका प्रॉब्लम आप, मुझे उम्मीद है सुन पा रहे होंगे। अच्छा, तो मकसद क्या है? लिटरेचर आपकी पर्सनैलिटी पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आप अंग्रेजी बोलते हुए एक गोरे बाबू की तरह बिहेव करते हैं, आप उर्दू बोलते हुए आप उस शायर, उस अदीब, उस प्यार करने वाले, उस सब स्पोकन बंदे की तरह बिहेव करते हो। तो अदब पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये हमारी शख्सियत बनाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि आप सिर्फ उर्दू अदब पढ़ें, नहीं, मैं ये नहीं कहना, हरगिज मैं ये नहीं कहना चाह रहा, अगर मेरी बात से ये चला गया तो। लेकिन जाहिर है आप, हमारी जबान उर्दू है तो हम थोड़ा सा उर्दू को एज है, मतलब कह लीजिए कि हम प्यार करते हैं अपनी जबान से, तो उस लिहाज से आप ये बात कह सकते हैं। आप बिल्कुल अदब सर। पढ़िए, अदब, जर्मन अदब का भी वही रोल है जो उर्दू अदब का है, उसने आपकी शख्सियत बनानी है, अंग्रेजी अदब में भी बना देनी है। क्योंकि मैंने कहा अच्छा लफ्ज, अच्छा लफ्ज आपको इंसान से राब्ते का जरिया बनाएगा, बुरा लफ्ज होगा बुरा राब्ता रहेगा। तो अदब पढ़ना यूं जी जरूरी है जी। जी सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारी जी ऑडियंस प्लीज, की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम एक दो क्वेश्चन मैं अपने लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी ऑडियंस के क्वेश्चन जी लूंगी। प्लीज, हम जी जी हम लिटरेचर से दूर क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या रीजंस हैं? अच्छा एक रीजन तो, सबसे सबसे जरूरी रीजन तो ये है जी कि हमारे जो सातजा हैं ना, हमारे जो उस्ताद हैं, वो लिटरेचर को सिर्फ एक निसाबी मजमून के तौर पे पढ़ाने लगे हैं। मिसाल के तौर पे साहब, 12वीं जमात का एक तालिब इल्म है और उसने उर्दू, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब उसका बिल्कुल। उर्दू का जो है घंटा पीरियड शुरू हुआ है और उसके उर्दू के उस्ताद आ गए हैं। तो ना उस्ताद के पास इतना वक्त है, ना शागिर्द के पास इतना वक्त है कि उस सब्जेक्ट को निसाबी मजमून से हटकर पढ़े, और ना उस्ताद के पास आजकल इतना वक्त है, ना वक्त भी नहीं है, और वो शायद चाहता भी नहीं है इतनी झंझट में पढ़ना कि उसे ये बताया कि ये नंबर
हासिल करने के अलावा ये लिटरेचर है बेटा, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसलिए नहीं कि तुम इंसान बनो, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारे बच्चे भी इंसान बने। बिल्कुल। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूं कि बेटा आप लोग तो मेरे पास आते हो ना, मैं आपको जो मैं 2 लफ्ज जानता हूं क्या देता हूं। मैं मजा तब आता काश मैं आपके वालिदैन तक अप्रोच कर सकता, मैं आपके वालिदैन को स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा होता, मैं आपके वालिदैन को नज्म और नस्र पढ़ने की इंपॉर्टेंस बता रहा होता, मैं आपके वालिदैन को बता रहा होता कि बच्चे को मंटो, इस्मत चुगताई और इन लोगों को पढ़ाएं। मैं आपके वालिदैन को गालिब और मीर का बता रहा होता कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर आप लोग मेरे पास आए होते तो आपकी शख्सियत मुख्तलिफ होती। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो एक जनरेशन पेरेंट्स की है ना बेटा, उसको लिटरेट करने की बहुत जरूरत थी, जो कि पूरी 1-2 जनरेशंस नहीं हुए, 1-2 जनरेशंस नहीं। अब मुझे बताएं, आपका सवाल है बच्चे अदब से क्यों दूर हैं, कि हम अदब से क्यों, कैसे, हम तो उसको समझते हैं उर्दू की एक किताब है, उसको तो पास करके हमने नंबर लेने। बिल्कुल। मैं अभी भी इस बात पर मुतकाइल हूं, इस बात का कि काश ये 1 या 2 जनरेशन हमारी जो चले गई हैं, इनके पेरेंट्स लिटरेट होते, इनके पेरेंट्स को पता होता। आज आप किसी पेरेंट को बुला के पूछें कि सर या मोहतरमा मैडम बहन, आपने अपने बच्चे को आखिरी कहानी कब सुनाई है, आपने कब इकबाल की जो पहाड़ और गुलहरी सुनाई है अपने बच्चे को, क्या आपने सुनी है? बल्कि उससे ये भी पूछा जाए क्या आपने अपने पेरेंट्स से, टीचर से नहीं जी, पेरेंट्स से। तो बच्चे को पता ही नहीं है, उसे लगता है ये एलियंस हैं, 4-5 लोग वाह 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 सुभान अल्लाह आदाब करते रहते हैं, बैठ के एक दूसरे को गजल सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को कहानी सुनाते रहते हैं, नसर पढ़ के सुनाते रहते हैं, जी मैंने ये अफसाना लिखा, मैंने ये मजमून लिखा, मैंने ये नज्म लिखी, मैंने ये गजल लिखी। 50 लोग होते हैं महफिल में, 50 शायर होते हैं, वो बेचारा सुनने वाला भी उनको कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है, पेरेंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं है कि वो अपने बच्चे को, जब बच्चा सो रहा है और आंखें बंद की हैं उसने, जब उसे उन्होंने बताना शुरू किया है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि 2 पहाड़ आपस में बातें कर रहे हैं। अरे ये क्या, पहाड़ आपस में बातें कर सकते हैं? बड़ा पहाड़ बोला, हाँ मियां मिट्टू कैसे हो, बहुत अकड़ के खड़े हो। छोटा पहाड़ बोला, जी हुजूर मेरी क्या मजाल आपके सामने, मैं तो छोटा सा हूं। इन दोनों की बात एक बादल सुन रहा था। बादल ने हल्के हल्के सिसकियां लेकर रोना शुरू किया, जिसके कतरे उन पहाड़ों पर गिरे। तो अब बच्चा, आई डोंट नो मैंने ये कहां से लिया है, मैं बस शुरू हो गया हूं आपके सामने कि मैं आपको मैजिकल रियलिज्म बताना चाह रहा हूं क्या स्टोरी। अब वो बच्चा जो है ना, उस बच्चे के सामने उस वक्त गैजेट नहीं है बेटा, उस बच्चे के सामने मोबाइल नहीं है, फोन नहीं है, उसके सामने टेलीविजन नहीं है, नहीं, उसके पास अपना कैनवस है बेटा, इमेजिनेशन का। बिल्कुल। वो ये देख रहा है कि अच्छा पहाड़ बोल रहे हैं, अरे वो क्या कह रहा है, छोटा पहाड़ कैसे बोल रहा है, बड़ा पहाड़ कैसे बोल रहा है, अच्छा इन पर जो बादल बरस रहा है वो तो रो रहा है। तो आप इसमें क्या क्या स्टोरी और लेसन कोड नहीं कर सकते बेटा, क्या क्या चीज बच्चों को नहीं दे सकते। हम कहते हैं जी बच्चे जी बात नहीं सुनते, भाई अच्छा करते हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, आपकी बात नहीं सुनते तो आपने कभी उसकी आंखें जो बाहर खुल रही है ना बेटा, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, है हमारे व्यूअर्स हमें देख, हमारी आंखें बाहर खुल रही हैं, इन आंखों को अंदर खुलना चाहिए था, इन आंखों को अंदर खुलना चाहिए था, वो अथाह गहराइयों में उतरना चाहिए था, जहां वो मंजर आपका या मेरा बनाया हुआ नहीं हो, उस जहन का बनाया हुआ मंजर होना चाहिए, उसमें वो अपनी मर्जी के रंग भरता रहे। अब लिटरेचर को, अब एक सवाल आपका था बीच में, अच्छा मुझे रोक दिया कीजिए जहां मुझे आपको लगे कि मैं
डी ट्रैक हो रहा हूँ क्वेश्चन से। अच्छा, आपका सवाल, आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? जी सर, एक्चुअली ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो मैं जी चाह जी रही हूँ कि जी जी, ऑडियंस प्लीज। के क्वेश्चन जो बिस्मिल्लाह। है वो ऐड बिस्मिल्लाह। किए जाएं। जी जी, बिस्मिल्लाह। सर, पहला क्वेश्चन है सिद्रा बतूल का। वो पूछ रही है, सर बच्चों यानी एफएससी पास स्टूडेंट्स कौन सी बुक पढ़ें? सिद्रा बतूल बेटा, बहुत शुक्रिया हमें सुनने का। अच्छा सिद्रा, एफएससी पास स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पोस्ट पार्टीशन लिटरेचर को उठा लें। कोशिश करें कि पार्टीशन के बाद में जो लिखने वाले लोग हैं उनको पढ़ना पहले शुरू कर दें। जैसे कि अगर वो शायरी पढ़ना चाहते हैं तो फराज को पढ़ लीजिए आप, ठीक है जी। अच्छा, आप अगर जो है नज्म पढ़ना चाहते हैं तो नून मीम राशिद को उठा लीजिए, ठीक है। आजाद नज्म अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अशफाक अहमद साहब को पढ़ लीजिए, बानो कुदसिया को। ये सारे लोग जो हैं ये पार्टीशन के बाद के हैं। और मिजाह बेटा सिद्रा, एक बात जहन में रखो, आप मुश्ताक अहमद यूसुफी का मिजाह पढ़ो, और चिराग तले मैं रिकमेंड करता हूँ इस लेवल पे बच्चों को। और जो है खाकम बदहन, ये मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी की छोटे छोटे मजामीन हैं, बड़े खूबसूरत लिखे हुए, आसान उर्दू के और लाइट लाइट से मिजाहिया, और बहुत बहुत मजे के, वो आप जरूर जो है सुने। जी। सर मरियम रब्बानी है, वो पूछ रही है कि इमेजिनेशन और रियलिटी का कितना रोल है लिटरेचर में? बेटा मरियम, इमेजिनेशन और रियलिटी का इतना ही रोल है जितना कागज और कलम का है। देखो, कागज जो है, कलम जो है वो स्याही बिखेर रहा है कैनवस पे, ठीक है। कैनवस उस स्याही का मान रखते हुए उस पर तस्वीर बना के दे रहा है। तो जो मैजिकल रियलिज्म का बेटा मैंने आपको जो बात बताई है ना, उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप उसकी इमेजिनेशन को थोड़ी सी देर के लिए खुला छोड़ें बच्चे की, जिसको मैंने जो स्टोरी आपको बताई ना अभी। यानी एक बच्चा है जी, वो मुसलसल 7 दिन घर से गायब रहा है। अब वो घर वापस आके कहानी, ये मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, आई डोंट नो, ये एक जस्ट ऐसे ही सामने मेरे एक्सटेम्पोर एक चीज आ रही है। अच्छा, वो 7 दिन घर से गायब रहा है, मेरी बात सुनना बेटा मरियम, 7 दिन वो घर से गायब रहा है। 7 दिन के बाद जब घर लौटा है तो बड़ा खुशखर्रम है और बहुत सेहतमंद और बिल्कुल ठीक ठाक है, तो घर वाले बड़े खुश हो गए उसके देख के कि यार तुम 7 दिन गायब थे, बेटा कहाँ थे। अब वो हर रात की कहानी सुनाना शुरू करता है कि मेरी पहली रात जब आंख खुली थी तो मैंने ये देखा, दूसरी रात की आंख खुली तो ये देखा। अच्छा, ये स्टोरी आप अपने बच्चे को सुनाना शुरू कर दें, जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि बेटा एक बच्चा हुआ करता था, वो 7 दिन घर से गायब रहा, और जब 7वें दिन 8वें दिन वो घर पहुंचा तो उसने, उसके घर वालों ने पूछा तुम 7 दिन कहाँ रहे। उसने कहा मैं आपको ये कहानी की सूरत में सुनाता हूँ, और पहली रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को पाया कि मैं एक आइलैंड पे हूँ। अब जो आपका बच्चा है ना बेटा, वो रियलिटी से इमेजिनेशन की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब वो अपना आइलैंड बना रहा है, अब उसे अपना आइलैंड बनाने दें। उसका दिल चाहता है पहाड़ उल्टे लगा दूं, लगाने दें उसको, उसको इतनी दे दें, उसे कहें कि जी, उसे कहें 100 पहाड़, 10 पहाड़ थे उस मंजर में जिसमें से 5 उल्टे लटके हुए थे। किसी ने पूछा ये पहाड़ उल्टे क्यों लटके हैं? एक आवाज आई, इन्होंने सबक याद नहीं किया था, इनको सजा दी गई है। उनको खेलने दें, उनको उस तो बेटे ये रियलिज्म, आपके क्वेश्चन की बात, यही इमेजिनेशन और ये रियलिटी के फर्क हैं। और एक स्टोरी टेलर, एक अच्छा स्टोरी टेलर आपको ले जाके छोड़ देता है एक 3D वर्ल्ड में, ठीक है। और यकीन कीजिए, मैंने ये चीजें तजर्बा की कुछ लोगों पर, बच्चों पर, उन्होंने ये चीजें फेंक दी, उन्होंने ये पोएम्स और ये टेलीविजन और जो वीडियो गेम्स, उन्होंने कहा जी हमने कहानी सुननी है। कहानी की इफादियत है बेटा, इस लिटरेचर की इफादियत है। तो ये खैर मेरा ख्याल है शायद मेरे सवाल का जवाब था। जी सर। सर मरियम रब्बानी का ही एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बिगनर लिखना चाहे तो उससे कौन से टॉपिक लेने चाहिए स्टार्टिंग के बेटा लिए? आज के टॉपिक लें मरियम, आज के टॉपिक लें बेटा, आज के प्रॉब्लम्स लें। अच्छा, मिसाल के तौर पे आजकल जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे जी बच्चों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से जो चल रहा है कि जी वो घर बैठकर तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कुछ लोगों को तो इंटरनेट और इन चीजों की चीजें अवेलेबल हैं तो वो तो बैठ जाते हैं जी, ऑनलाइन लेसन ले रहे हैं अपने टीचर से, लेकिन सब नहीं ले पा रहे।
अच्छा, वो जो नहीं ले पा रहे हैं, आप कोई ऐसा शख्स कोई तलाश कीजिए, कोई गांव का, देहात का, कोई आपके कांटेक्ट में होगा, या किसी तरीके से उसे पहुंचिए, उससे उससे बात कीजिए 2 मिनट, उससे 2 मिनट बात कीजिए और उस पर स्टोरी बनाइए। तो ये एक अदब भी होगा और खिदमत भी होगी, जो कि आप अपने दूसरे लोगों को बताएंगे कि यार देखो इन लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं, उस पर एक शॉर्ट स्टोरी आप लिख लीजिए। तो जी इस सर, तरह से आप बिल्कुल ठीक टॉपिक तलाश कर सकते हैं बेटा। सर अजमल अली है, वो पूछ रहे हैं कि सर क्या एडम हेरिटेबल करैक्टर है? अपने आपने बताया कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है कि ये हमें बताना चाहिए इस तरह का करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। मुझे भी इनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे भी अगर कुछ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अगर क्लियर कर दें अजमल अली साहब, तो हमारे लिए आसानी होगी बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी सर, हम क्या नेक्स्ट देखें। एडम हेरिटेबल कैरेक्टर है? अच्छा चलिए, वो मुमकिन है लिख देते हैं कुछ देर में वो। जी सर। तो ये है बेटा, हम लोग पता नहीं, हम लोग, हमें लगता ये है कि हमारी तरक्की का राज जो है ना, वो टेक्नोलॉजी की तरक्की है। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें ये नहीं है कि ये कोई गलत बात है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी से पहले ख्वाब होता है बेटा। हम वो ख्वाब वाला पोर्शन स्किप करके इजाद करने बैठना चाहते हैं। वो ख्वाब तो इमेजिनेशन है बच्चे, उस ख्वाब ने तो बताना है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, क्या इजाद करना है भाई, वो उस ख्वाब ने बताना है। वो इमेजिनेशन है, उसको खोलने के लिए लिटरेचर जैसी चीजें, स्टोरी टेलिंग जैसी चीजें, ड्रामेटिक रीडिंग जैसी चीजें। मैंने एक चैनल अपना शुरू किया, स्टार्ट किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कुछ मदर्स के कॉल्स आई। अच्छा, मैं समझता हूँ मेरे लिए बेहतरीन लम्हा था जब एक माँ ने कहा कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने कहा जी क्यों सीखना है? उससे कहा जी मैंने अपने बच्चों को ऐसे सुनाया करनी कहानी जैसे आप सुना रहे हैं, क्योंकि जब मैं इतनी महव हो रही हूं उल्टे लटके पहाड़ों से, तो मेरे बच्चे तो इसका क्या से क्या बना देंगे, और उनकी कितना उनका दिमाग खुल जाएगा। तो मेरी अर्ज यही है बेटा, वो आंखें अंदर खोलनी है, हमने अपने अंदर खोलनी है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिश जी उमर का। बेटा। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन हु थिंक स्पीकिंग उर्दू इज अ कर्स एंड आल्सो ऐड अ वर्ड फॉर देयर पेरेंट्स। अच्छा, अब ये है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को, जहनियत ऐसी है बेटा, हम हर चीज को पैंट कोट टाई और हैट पहनाना चाहते हैं। यानी पता नहीं क्यों एक सोच ऐसी बन गई है कि हमारा बस नहीं चलता, कि हमारा जी चाहता है कि अब काश गालिब जो हैं वो जीन्स में हो तो शायद हम उनसे सलाम दुआ ले लें, और मीर जो हैं वो कम से कम जो है वो सूटेड बूटेड नजर आ रहे हो तो हम उनकी कोई बात सुन लें। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या है कि उर्दू बोलना वाकई दुरुस्त कहा तुमने। अच्छा, एक अलग ही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटा कहा है, आतिश उमर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, लगता है एलियंस हैं। आप चार बंदों में बैठ के आप बिल्कुल मुकम्मल उर्दू में एक जुमला कहेंगे, सब आपकी तरफ पलट कर देखेंगे, और उनका जो पहला जज करते हैं ना बेटा हम, उनका जो पहला जहन में बात आएगी वो क्या होगी? यार ये बंदा कम पढ़ा लिखा है। और मेरे साथ ये बिल्कुल सर। हमेशा होता है बेटा, आतिश जो आप बात, हमेशा होता है। और बाज औकात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बाद में उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि मैं फुल फ्लैश मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर हूं, 18 ग्रेड में हूं। इस बात का उनको यकीन नहीं आता। अच्छा, क्यों नहीं आता उनको? क्योंकि वो, हमारे दिमाग इस तरह के हो गए बेटा, हम पूरी जनरेशन उर्दू बोलने वालों या उर्दू पढ़ने या समझने वालों को कम पढ़ा लिखा समझते हैं। ये बीमारी है बेटा। आप मुझे सुन पा रही हैं जी? जी जी सर, मैं बिल्कुल सुन पा और रही बेटा, हूँ। आपने दूसरा, आतिश आतिश दूसरा आपका ये था पेरेंट्स के लिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ये इस तरह की बातें हमने सारी की हैं कि स्टोरी टेलिंग की तरफ पेरेंट्स को माइल होना चाहिए। मैं देखता हूं कि इंटरनेट पे यहाँ वहां चल रहा होता है कि स्टोरी टेलिंग सेशन विद 8 क्लास किड्स एंड ऑल दैट, इस तरह चल रहा होता है छोटे बच्चों की कहानी का।
तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टोरी टेलिंग सेशन विद पेरेंट्स अपने चैनल से शुरू करूंगा, अपने पेज से शुरू करूंगा बेटा। उसमें इंशाल्लाह ये कि सर। हमने एक जनरेशन तो पूरी खत्म हो गई जिसको कहानी सुनाना नहीं आई, दूसरी जनरेशन ना फौत हो जाए बेटा। वो जो दूसरी जनरेशन आतिश, अगर वो दूसरी जनरेशन भी कहानी सुनाना नहीं जानेगी तो और वही बात होगी, हम डायरेक्ट इजाद करने बैठे हैं और ख्वाब हमारे पास है नहीं, तो ये मामलात होंगे। जी सर। सर बहुत अच्छी बात की आपने कि ख्वाब हमारे पास है नहीं तो हम इजाद क्या करेंगे। अ, राना रब नवाज है, कह रहे हैं कि मोहतरम नाजरीन की इस्लाह के लिए बता दें कि पढ़ के कैसे पता चलेगा कि अच्छा अदब कौन सा है, अदब की तकसीम किस तरह कर सकते हैं, आगाज में कैसा अदब पढ़ना चाहिए। क्या बात है राना साहब, कैसे हैं आप? ये मेरे बहुत अच्छे सुनने देखने वाले राना साहब और मुझे बड़ा फॉलो करते हैं। अच्छा, अब राना साहब बहुत वैलिड सवाल है आपका बच्चों के लिए कि अच्छे और बुरे अदब की क्या पहचान है। आपकी अपनी शख्सियत की आवाज आ जाती है राना साहब। आप पढ़ना चाहते हैं कि एक के जनाब एक एक चिंटू चिंटू घर से निकला तो उसने देखा कि उसकी दाएं जानिब जो बाग था वहां एक बच्चा बैठा रो रहा है। ये आपके काम का अदब निकलेगा। क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आप उसको पढ़ते जाएंगे, फिर क्या हुआ चिंटू, वो बच्चा क्यों रो रहा था और वो बाग के बाहर ही क्यों बैठा हुआ था, क्या हुआ, क्या उसे फूल तोड़ने से मना किया गया, उसी किसी ने पिटाई कर दी है, उसकी किसी ने चीज छीन ली है, वट एवर। एक स्टोरी शुरू होती है, चिंटू जब अपने घर से निकला तो उसने देखा कुछ नकाबपोश अफराद एक छोटी सी बच्ची के पीछे भागे चले जा रहे। इस लिटरेचर को ही आप छोड़ देंगे जितना मैं आपको जानता हूं। तो अच्छा और बुरा अदब जो है वो आपके अंदर की एक आवाज आ जाती है कि ये इस तरीके से। अच्छा, अब मैं ये तो एक वैसा टेस्ट है ना आपका। अब दो एक बातें मैं और अर्ज कर दूं आपके लिए राना साहब के जो मतलब मैं आपको जानता हूं इतना कि आपको जो है मुमकिन है फरहत अब्बास शाह पसंद ना आए। आप नून में राशिद पढ़ेंगे जरूर, आप जोश मली आबादी पढ़ेंगे जरूर, आपको मुमकिन है को आज का नसर निगार पसंद आया, बंटो और इसमें चुगताई पढ़ेंगे जरूर। तो आप अपनी उम्र के लिहाज से और इन चीजों के लिहाज से इस लिटरेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड। हयात मोहिद है, पूछ रहे हैं कि सर लोगों को उर्दू की तरह मुतवज्जो करवाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। बेटा, एहतियाती तदाबीर आपने जो सर कहा हयात साहब, ये मुझे बड़ा पसंद आया जाती तौर पे, क्योंकि बहुत संजीदा गुफ्तगू में कोई इस तरह का जुमला नहीं आया। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जो गैजेट्स हैं कोशिश करें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और अगर अलामात बरकरार रहें तो इल्मी सिटी वालों से रुजू करें या डॉक्टर आरिफ अमीन से राब्ता करें। अच्छा, एक बात तो इसका ये है। अच्छा, दूसरा ये है हयात साहब, ऑन अ सीरियस नोट, कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उर्दू ही पढ़ें। कुछ देर से मैं शायद ज्यादा इस पर बोल रहा हूं। इनका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज माहम बेटा। जी जी जी, इनका क्वेश्चन है कि उर्दू की तरफ मुतवज्जो करवाने के लिए क्या एहतियाती हाँ, तदाबीर इस्तेमाल की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हयात साहब, हयात मोहम्मद साहब, अब ये है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें स्टोरी बुक्स ला के दीजिए और स्टोरी टेलिंग के सेशंस उनको लेकर आए, जिसमें उर्दू स्टोरी टेलिंग सेशंस जो हैं उनमें अपने बच्चों को लेकर आए, खुद भी आए। मैं बहुत जल्द पेरेंट्स का और बच्चों का इकट्ठा एक स्टोरी टेलिंग सेशन इंशाल्लाह अनाउंस करने वाला हूं। कुछ मुझे एक दो काम है उनके, उसके फौरन बाद हयात साहब। तो आप देखेंगे इस तरह की एक्टिविटीज में जब आप जाएंगे बच्चों को लेकर तो वो खुद ब खुद रागिब होंगे। तो ये एक एहतियाती कह लीजिए तदाबीर में से एक मैंने बता दी। जी सर। सर सिद्रा बतूल पूछ रही है कि वासिफ साहब को पढ़ना कैसा है। बहुत अच्छा है वासिफ साहब, मैंने जाती तौर पर नहीं पढ़ा है, मैंने जाती तौर पर नहीं पढ़ा। मैं ज्यादातर मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है वो यानी क्लासिक है ज्यादा जो मैंने पढ़ा है। वासिफ साहब का जो कुछ थोड़ा बहुत सामने आ जाता है, लेकिन अच्छे शायर हैं, पढ़िए जरूर पढ़िए, अच्छे शायर हैं। जी। मोहम्मद शाहिद पूछ रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग लिटरेचर। अच्छा, कुछ देर पहले मोहम्मद शाहिद साहब इस पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है, मुमकिन है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिले तो आप इसको रिपीट जरूर सुनिएगा कि जी लिटरेचर में सर। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो।
अच्छा, अगर बच्चे के हवाले से पूछ रहे हैं तो मैं अब ये अर्ज करूंगा कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग सेशंस में लेके आए और खुद कहानियां बुन के उनको सुनाएं, खुद कहानियां बुनकर उनको सुनाएं। उसके लिए एक पेरेंट्स की पूरी जनरेशन का लिटरेट होना बहुत जरूरी है। आप खुद भी लिटरेचर को की तरफ आए, लिटरेचर पढ़ें। मैं बहुत जल्द एक वैसे कोर्स एक निकालना चाह रहा हूं, बहुत टाइम से इस पे सोच रहा हूं कि जितना उर्दू लिटरेचर है ना जी, इसके अंदर से अच्छे शायर अदीब करके इनको मैं एक जगह करूं और इसको छापूं, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे या बड़े हैं, वो इसको पढ़ें, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही है। तो देखो, इसमें शाहिद भाई एक चीज ये है शाहिद साहब कि जबरदस्ती किसी चीज का किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करना नामुमकिन है जी। सिर्फ आप उन लोगों में थोड़ा उठ बैठ के इतना फील कर सकते हैं कि या क्या ये चीज आपके आपके पसंद की है, और फिर उसमें जाकर आप उन चीजों को देख लीजिए। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे मौजूद हैं, इल्मी सिटी है, मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह जब भी आप। जी सर। सर दानिया अली पूछ रहे हैं कि उर्दू अदब का हमारी जिंदगी पे कितना असर होता है? अच्छा, कुछ देर पे बात वही है, हमने एक स्पीच की है जी। देखें दानी, उर्दू अदब का या किसी भी लिटरेचर का हमारे हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसे असर पड़ता है, जिस तरह मैंने एक मिसाल दी थी कि एक बच्चा या एक पैदा होने वाला बच्चा जो जो इनहेरिट कर रहा होता है, एक तो वो बिहेवियर होता है, और एक वो होता है जो कि वो बाहर से खुद ले रहा होता है, लोगों को देख और सीख रहा होता है। एक अच्छा लफ्ज आपको अच्छे लिटरेचर से मिलेगा। दो लोगों का जो राब्ता है ना, इंसान से इंसान का राब्ता, वो मुमकिन नहीं है अच्छे लफ्ज के बगैर। और अच्छा लफ्ज आपको लिटरेचर ही दे सकता है, अच्छा लफ्ज आपको गली मोहल्ला भी नहीं देगा। ठीक है जी, अच्छा लफ्ज आपको शायद टेलीविजन भी ना दे, आज का टेलीविजन तो बिल्कुल नहीं देगा, किताब दे सकती है। तो जब अच्छा लफ्ज आपके, देखिए ना, आप बोल रहे हैं, जब आपके सामने विकेबलरीज अल्फाज आगे पीछे इधर फिर रहे हैं ना कि आपने क्या जुमला बोलना है, किस तरह से इसको प्लेस करना है सेंटेंस को, वही आपकी शख्सियत को भी दिखा रहा है। वही अल्फाज जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, किसी को बुलाने के, किसी को मुखातिब करने के, किसी से इल्तजा करने के, किसी से शिकायत कर, अब देखिए, शिकायत करने के 100 तरीके हैं, किसी को चीज उठा के मार दें, ये भी एक तरीका है ना। तो जी अच्छा सर। लफ्ज जो है, अच्छा लफ्ज जो है वो आपको किताब से मिलेगा, और वो लिटरेचर यूं हमारी जिंदगी पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली असरअंदाज हो रहा है। सर अजमल अली पूछ रहे हैं कि मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसी कौन सी बुक होगी जो मोटिवेशन का के मुझे साथ बॉटनी की स्टडी में भी बेस्ट हो, यानी कि ये तो मोटिवेशन भी लिखना दे रही पड़ेगी है अजमल पढ़ने। साहब, अजमल साहब ये लिखना पड़ेगी कोई ऐसी बुक जिसमें बॉटनी। अच्छा, अब उसमें पता क्या है, कुछ जंगलात का लिटरेचर है, ठीक है, कुछ जंगलात और शिकारियात का लिटरेचर है। वो दोनों जंगलात का यानी कि बॉटनी के लिटरेचर में आ सकती हैं वो चीजें। अच्छा सुनिए, अब मेरा दिमाग आपने थोड़ा सा और हिलाया, मैं अब और जरा सा अंदर जा रहा हूँ। एक लिटरेचर लिखा गया है, इस्मत चुगताई ने लिखा है, अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजियो, अगले जन्म मोहे बिटिया ना ये कीजियो, चाहे तो लिख लीजिएगा इसको, कि अगले जन्म में मुझे बेटी ना बनाना, ये उस किताब नहीं। का नाम है। ये उसने चाय के बागात में काम करने वाली खवातीन पर लिखा है कि कीनिया में और शायद और इनके इंडिया में भी जहां जहां चाय पाई जाती थी, वहां पर ये क्योंकि बड़े लोग थे, ये लोग पहले मिलते थे, जाके बात करते थे, फिर लिखते थे। तो तो इसमें चाय के बागात भी हैं और लिटरेचर भी है। इस तरह से तारड़ साहब के कुछ अफसाने सफरनामे हैं जिनके अंदर जंगलात का जिक्र है। शिकारियात का लिटरेचर आप उठा लीजिएगा, उसमें जंगलात का बहुत बहुत सारा जिक्र मिलता रहेगा इंशाल्लाह। जी सर। सर अब्दुल रशीद कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं हम, उससे किस तरह से दूर हुआ जा सकता है? सर देखें, ये जो बम्बार्टमेंट होती है ना मीडिया की किसी भी चीज पे, हमारे दिमाग पे और हमारी शख्सियत, उस पे बचना, इसको बचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इससे बचना। इसमें ये आप अपनी रूट्स को पकड़े रखें। मतलब मैं समझता हूं कि अब जैसे इल्मी सिटी अभी आज ये प्रोग्राम नशर कर रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें इसका अजर दे, कि इस तरह के प्रोग्राम्स बाकी दूसरे मीडियाज पे क्यों कभी आपने नहीं सुने कि हम अदब क्यों पढ़ें, अदब पढ़ना क्यों जरूरी है। हम नहीं पढ़ना चाहते जी, गालिब नहीं पढ़ते,
हम नहीं पढ़ना चाहते जी मंटो, नहीं पढ़ते, हमारी मर्जी, हम नहीं पढ़ते, आप कह रहे हैं पढ़ें, क्यों पढ़ें? इसकी बहस डिबेट ही नहीं की गई। क्यों? आपके पास हजारों घंटों के हिसाब से वॉच एयर टाइम है, चैनल्स के पास लाइसेंस है, पूरी दुनिया में नशर करने की एक हर चीज है, ठीक है, आप कर सकते हैं। आपके पास वो लोग हैं, आप उन लोगों को बहुत आसानी से बुला सकते हैं जो कि लिटरेचर पे बात कर सके, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है इन चीजों का। क्यों? प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो गई हैं। यस, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। जो चीज कॉर्पोरेट सेक्टर है, आई डोंट नो मुझे कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, बाद में मुझे कमेंट्स ना उल्टे सीधे आना शुरू हो जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर है बेटा, ठीक है सर, और इस तरह की चीजें, जो चीज दिख रही है उसको बेचना चाह रहे हैं, जो चीज हम खरीदना नहीं चाह रहे हैं, हमें चाहिए टूथपेस्ट, हमें शेविंग क्रीम बेचे जा रहे हैं और हम वो लेके खुश हैं क्योंकि उसके साथ एक टूथब्रश भी मिल रहा है। मतलब इस तरह का सीन है हमारे साथ मजमूई तौर पे। जी तो सर। ये चीजें अपनी रूट्स को पकड़े रखें जरूर, और इंशाल्लाह उसमें आपको फलाह मिलेगी। जी सर, मोहम्मद उस्मान है, वो पूछ रहे हैं कि आप उर्दू का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हम लोग पहले पंजाबी और अब उर्दू से भी दूर हो रहे हैं। मैं बहुत रोशन देखता हूँ मुस्तकबिल उस्मान, बहुत रोशन देखता हूँ मैं मुस्तकबिल। मैं, क्योंकि देखिए, एक बच्चा है ना उस्मान, बच्चा जब पैदा होता है तो वो अंग्रेज नहीं होता। अगर वो पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो अंग्रेज नहीं है, उसका जो सोचने और लर्निंग का जो अमल है ना, वो उसकी मादरी जबान का अमल है। बिल्कुल। वो उसकी मादरी जबान में ही होना है, उसकी लर्निंग का जितना अमल है। तो आप उसको जितना मर्जी अंग्रेजी ट्विंकल ट्विंकल सुनाते रहें, मैं उसको बुरा नहीं कहता, उसको भी सुना है, तो वो सुनाते रहें, लेकिन उसका जो पानी को उसने मम कहना ही शुरू करना है, क्योंकि उसकी बिल्कुल। लर्निंग जो है ना वो हमारी अपनी मादरी जबान की है। तो ये मुझे एक ऐसा पॉइंट लगता है जिससे मैं इस पे मुस्तकबिल को बहुत रोशन देखता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे वो इकबाल ने, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, वो नम नहीं हम कर पा रहे, वो हमारे असातिज़ा नहीं कर पा रहे, हमारा मीडिया नहीं कर पा रहा, हमारे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे। उस मट्टी को नम करने की जरूरत है। बस लोगों को सिर्फ याद दिलाते रहें, थोड़ा सा आईना दिखाते रहें कि आप ये हैं, आपको सवाब नहीं मिलेगा 2 घंटे मुसलसल अंग्रेजी बोलने का। आपका काम है, आपका प्रोफेशन है, आप जवाब आपको अंग्रेजी में देना, ठीक है, आप बोल लें। जवाब आ गए घर, जवाब आ गए गली मोहल्लों में, तो कम से कम जबान का जायका तो बदल दीजिए। लोग, आप देखिए, लोग मुख्तलिफ डिशेस के साथ जरा सा अचार भी चख लेते हैं, इस लिहाज से ही उर्दू बोल लीजिए, पंजाबी बोल लीजिए। जी सर, एक क्वेश्चन आया, होप सो कि मैं इसको गलत ना पढ़ूं। आप माबाद जद्दियत का उर्दू जदीदियत का उर्दू अदब मस्बत अदब वे समझते हैं मसलत या असर मनफी? समझते हैं कि मनफी? अच्छा, ये बेटा एकेडमिक क्वेश्चन है। ये पहली बात तो ये मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये एक एकेडमिक क्वेश्चन है, दिस शुड बी आस्क। आप इसको पूछिए किसी उर्दू पढ़े हुए उस्ताद से, कोई एमफिल पीएचडी उर्दू जो बच्चों को उर्दू पढ़ाता हो। अच्छा, मैं इन माय डिफेंस, मेरा जो काम है बेटा वो ये है कि हाउ टू ड्रामेटाइज लिटरेचर, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लिटरेचर, इस पर मैंने काम किया। ये किसी उस्ताद का सवाल है और ये सवाल एक निसाब का सवाल है बेटा, ठीक है जी, ये एक जी निसाब सर। का सवाल है जिससे आप नंबर ले सकते हैं। मुझे दोबारा क्वेश्चन जरा दोबारा चलाइए, उस पर हम बात करेंगे ये, लेकिन पहले शुरू की बात ये कहना बहुत जरूरी थी। अच्छा जी, अब आपके सवाल की तरफ, माबादत जदीदियत की उर्दू अदब पर मस्बत असरात समझते हैं या मनफी? मस्बत असरात समझता हूं जनाब मैं। अब मैं अपना जवाब दे रहा हूं आपको। जदीदियत के बाद का देखें, लिटरेचर को की जिद्दत को आप रोक ही नहीं सकते। बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की है, वजीहुद्दीन साहब, तरक्की पसंद तहरीकों को रोकने की कोशिश की, ठीक है, जदीदियत को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिटरेचर किसी ना किसी तरह से बदलता रहा। आज लिटरेचर घूम फिर के कुछ इस तरह का बनता जा रहा है, किसने करीम ममनू जीन्स अच्छी लगती हो पहना करो, इस तरह का भी एक शेर चल रहा है और बहुत मशहूर शेर है। आप उससे भाग सके? नहीं भाग सके, तो वो अपना असर दिखाएगा और मस्बत असर दिखाएगा। हमने माजी को की जड़ों को हाथ में रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ देखना होता है। कुछ इस तरह से हमने अपना सफर ज़हन में रखना होता है, चलना होता है, तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते जी। जी सर, अब्दुल रशीद है, वो पूछ रहे हैं कि मैं सिंधी हूँ
और इलामा इकबाल को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन समझ से ऊपर है इनका सारा काम, तो ये क्या करें? बेटा ये बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं उर्दू स्पीकिंग, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, उर्दू और पंजाबी लिटरेचर पसंद करता हूँ। मैं शाह लतीफ का कलाम पढ़ना चाहता हूँ, मैं शेख खयास को पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ पाता, और मुझे कोई उनके सही तराजुम नहीं मिलते। इसी बात का रोना है, इसी बात का रोना है कि वो लिखने वाले कहाँ हैं, वो तर्जुमा करने वाले कहाँ हैं। और मुमकिन है कि वो हों, वो तर्जुमा करने वाले हों, रशीद साहब जरूर होंगे, लेकिन उनको 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 कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको कोई पूछ बिल्कुल नहीं रहा है, सर। वो बेकार काम समझा जा रहा है उसे। जी जी। सर, मोहम्मद मजरुद्दीन है, वो पूछ रहे हैं कि एक तो अस्सलाम वालेकुम किया उन्होंने और इंडिया से हैं ये, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए किसको पढ़ना चाहिए, अगर के इल्म में हो तो रहनुमाई फरमाइए। आप हिंदुस्तान से हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों की तरफ से, इल्मी सिटी की तरफ से, डॉक्टर आरिफ अमीन की तरफ से सलाम कबूल कीजिए मजरुद्दीन साहब। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत रिच है बेटा, उर्दू लिटरेचर जो हिंदुस्तान का है वो तो बहुत रिच है। आप ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर जो मिसाल के तौर पे आप टीनेजर हैं तो आप बंटो की कहानियां पढ़िए, कृष्ण चंद्र पढ़िए, प्रेमचंद पढ़िए, ठीक है जी। और ये इससे ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो फसाना अजायब पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान ने तो बहुत काम किया हुआ है जी। और मजीद अगर डिटेल में आप कभी राब्ता कीजिए इल्मी सिटी से, तो हम इस पर बात जरूर करेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए। इंशाल्लाह सर। सर राना रबनवाज साहब का एक और क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं कि मेरा दूसरा सवाल है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी, पतरस बुखारी, अताउल हक कासमी जैसे लोगों का मजाज समझना आम बात नहीं है। नए लोग अदबी मजाज समझने के लिए आगाज कहाँ से करें? अच्छा देखिए, सवाल बड़ा वैलिड है। मुश्ताक अहमद यूसुफी से मैं बात शुरू करता हूँ। यूसुफी साहब ने दो तरीके से मिजाज लिखा हुआ है। एक उनका मिजाज वो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि समझना जरा मुश्किल है। आप देखिए, मुश्किल आबे है। गुम अगर उनकी कोई किताब है, आबे गुम उनकी एक किताब है, राना रबनवाज साहब, उस किताब में वो मुश्किल है समझना, जरा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तलमीहात हैं, इस्तियारात हैं, उसमें फारसी की बातें हैं, उसमें अरबी की बातें हैं, वो मिजाज और बैनुल अक़वामी सतह का मिजाज। लेकिन वो हम, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पढ़ना जरा मुश्किल है। आप उनका खाकम बदहन पढ़ लीजिए, बहुत आसान मज़ामीन है। अच्छा, इसी तरीके से पितरस का भी के बारे में भी ऐसा है। इंशा पढ़ लीजिए आप, बहुत आसान मज़ामीन है। आप उर्दू की आखिरी किताब उठाइए, उसका नाम भी उर्दू की आखिरी किताब है, नाम भी मिजाह पर रखा गया है उसका। आप वो उठाइए, बहुत बेहतरीन है, आसान मिजाह है, उसे पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं आप। तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोनों किताबें, उर्दू की आखिरी किताब पढ़िए जी और सर। खाकम बदहन पढ़िए, यूसुफी साहब की, आसान मिजाह है। मेरा ख्याल है मैं अपने जवाब दे पाया हूँ सवाल का। जी सर, बिल्कुल। सर मुनीर अहमद पूछ रहे हैं कि हाउस वाइफ को किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए? अच्छा जी, हाउसवाइफ को एक चीज और मेरे जहन में आई, इससे बड़ी प्यारी सी, हमारे यहाँ खवातीन के रसाले आते थे। मुनीर साहब, मुनीर अहमद कुरैशी साहब, सही चाला खुश आयो अदा। आप जानते हैं कि पहले हमारे जो है वो आते थे शुआ, एक रिसाला आता था, इस तरह से कुछ ऐसे डाइजेस्ट आते थे, मैं नाम ना लें तो बेहतर है। तो वो खवातीन पढ़ती थी, बच्चों का भी सेक्शन उसमें होता था, वो आना बंद हो गए। खवातीन का बहुत बेहतरीन लिटरेचर उसमें छपता था, और जदीद, आज की बात, आज के मसाइल। तो एक चीज तो ये है। अच्छा हाँ, फिर अगर आप हाउसवाइफ्स को आप अच्छा लिटरेचर, सेहतमंद लिटरेचर पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उसमें अर्ज करूंगा आप इसमें चुगताई उनको पढ़ाइए। इसमें जी सर। चुगताई एक ऐसी ऐसी राइटर है जो, इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि ऐसे राइटर्स और पैदा होते रहें, तो हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें बहुत खुद एतमादी के साथ काम कर सकेंगी, जैसे ये बच्ची हमारी माहम सुल्तान काम कर रही है। इस तरह की बहुत सारी अच्छी कॉन्फिडेंट बेटियां और माएँ और बहनें पैदा कर सकती है एक इसमें चुगताई जैसी राइटर। बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल रशीद का क्वेश्चन लेते हैं, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़ुबानों पर बहुत लहू बहा है। ज़ुबान को ज़ुबान की हद तक रखा जाए, इंसानियत को पमाल ना किया जाए, इस पर थोड़ी बात करें। अच्छा, ये थोड़ा सा सियासी भी है रशीद साहब, लेकिन डेफिनेटली ये एक मसला है। वो एक मेरे जहन में कुछ एक नज्म आ रही है कि जबान कोई भी हो एहतराम करते चलो,
अदब जहां भी मिले सलाम करते चलो, ज़बां हसीन है गाँव की गोरियों की तरह, ज़बां हसीन है माओं की लोरियों की तरह। तो ज़बान और अदब जो है वो गाँव की गोरियों की तरह पाक और माओं की लोरियों की तरह खूबसूरत और पुरकशिश होता है। उसे हमेशा सलाम करना चाहिए, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, बलोची हो, कोई भी हो, पख्तून क्यों ना हो। बिल्कुल दिल रोता है, ये सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ जो मैंने आपको 2 मिसरे सुनाए। जी सर। सर चंद क्वेश्चन और लेंगे 1 या 2, जी, बहुत टाइम हो चुका है, आप भी थक गए होंगे क्वेश्चंस के आंसर करते हुए, तो 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं। गुलामुल आरफीन है, पूछ रहे हैं उर्दू अदब का कोई बाकायदा प्लेटफ़ॉर्म है जो मुसन्नफ़ और कॉलम निगार वगैरह को प्रमोट करता हो? जी हाँ, बिल्कुल हैं। मैं खुद कर रहा हूँ काम और माहम की इजाज़त से मेरे चैनल आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। उस पे आप बहुत सारा इस तरह का मैं नए लोगों को भी बिल्कुल उसमें हम लोग कर रहे हैं, कह लीजिए प्रोजेक्ट, और पुराने लोगों का तो काम मैं कर ही रहा हूँ। तो उसमें नए मुसन्निफ, नए शायर, आप कुछ लिखना, बोलना, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये मोहम्मद साकिब अब्बासी का है, वो पूछ रहे हैं कि एक बच्चा जब बेक वक़्त 2 मुख्तलिफ ज़बानों को ज़ेल कर रहा हो, घर में एक और स्कूल में दूसरी, और जब बोले तो दोनों का मलगूबा बनाए, इसका हल कैसे निकाला जाए? साकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब मेरे ये भी फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मेरी मेरी खुशनसीबी है कि ये इस प्रोग्राम में मुझे सुन रहे हैं। साकिब साहब, ये मेरी और आपकी जनरेशन का एक मसला है, हमेशा से रहा कि हम जबानों का एक मलगूबा तैयार करके बोलते और पढ़ते आए हैं। मेरा ख्याल है असातिज़ा को इसमें इसमें कदम उठाना चाहिए कि उन्हें ये बताना चाहिए कि अब जैसे कुछ मशक़ें हुआ करती थी साकिब साहब और माहम, एक हम अपने वक्त में देखा करते थे कि जी अगर उर्दू का पीरियड है तो आपने एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं बोलना, और अगर अंग्रेजी का पीरियड है बिल्कुल। तो आपने एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं बोलना, और ये मशक बहुत अच्छी साबित होती है इस तरह के मसाइल के लिए। साकिब साहब, जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। टाइम का भी बिल्कुल नहीं पता चला और क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इस शो में दावत देंगे ताकि हम दोबारा अपने व्यूअर्स की जो क्वेरीज़ हैं, जितने भी उनके क्वेश्चन हैं, उनको आंसर कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मेरे ख्याल में तो डिस्कस करना चाहिए और हमारे जो ऑडियंस है उन तक अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए। कोई बिल्कुल। ख़ास पैगाम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, जितने लोग अभी आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें मैं दोबारा चुगाली कर देता हूँ, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ। आवाज़ों को, अपनी आवाज़ों को भी और दूसरों की आवाज़ों को भी आने दीजिए। जिसकी बात में वज़न होगा ना जी, वो आखिर वक़्त में उसकी बात मान ली जाएगी और सुनने वाले भी मान लेंगे उसे। तो बिल्कुल ये है, सही। पढ़ते रहिए, पढ़कर सुनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपना इतना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह दोबारा किसी और नए प्रोग्राम में और एक और अच्छे टॉपिक के साथ और एक और अच्छे गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।